हेलो ऑल। और आज हम लोग इकोनॉमी ऑफ इंडिया को देखेंगे। और ये लेक्चर आप लास्ट तक के देखोगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। मैं क्या क्या लाया हूँ आपके लिए एक बार क्विकली दिखा देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देख लो, पहले जीडीपी क्या ग्रोथ रेट है ना। उसके बाद एफडीआई फ्लो क्या है इंडिया में, सेंट्रल का फाइनेंसेस क्या है, बजट से रिलेटेड चीज़, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना फिजिकल डिफिसिट, क्या ट्रेंड रहा है उसका, क्या प्राइमरी डिफिसिट रहा है, किसको बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट, क्या टैक्स रेवेन्यू है, क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बोरोविंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या रहा है। ठीक, उसके बाद ट्रेड स्टैटिक्स को भी देखेंगे, क्या ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या ट्रेड बैलेंसेज है ना। एग्रीकल्चर ट्रेड डिफिसिट है एक्चुअली, इंडिया बैलेंसेस क्या ही होगा, वही डिफिसिट होगा। एग्रीकल्चर है, क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ रहा है, कितना एग्रीकल्चरल लैंड है ना, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, और उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, जिससे बीपीएससी क्वेश्चन इससे फ्रेम कर चुकी है ना। इससे टैक्स टू जीडीपी रेशियो से, ये सब चीज़ से क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए इसी के पर्सपेक्टिव से इसको बनाया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इससे कम से कम 4 से 5 मार्क्स तो आएंगे ही, अगर आप किस्मत आपका साथ दे। चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इकोनॉमी ऑफ इंडिया है ना, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब देखो, इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि दैट पार्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट मीन्स जीडीपी, ओके, दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट which consist of कैपिटल गुड, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, निवेश बोलेंगे। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले वैसा वैसा पूर्ण रूप से फाइनल उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसका जिसका जो कैपिटल मीन्स पूंजीगत जो ये है, जो पूंजीगत पार्ट होगा वही क्या होगा, अब वही होगा इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अब कोई भी मैंने जैसे कि इकोनॉमी वाले लेक्चर में बताया है उसको अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी इन अ ईयर, जनरली इन अ ईयर, इसी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब जितना सामान और सेवाएं एक साल के अंदर एक इकोनॉमिक टेरिटरी में, एक वित्तीय टेरिटरी में, ठीक है, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल टेरिटरी अलग है, राजनीतिक टेरिटरी अलग है, और क्या जो इकोनॉमी अर्थशास्त्र वाले टेरिटरी है जो अलग है ना। तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो कि किससे, कैपिटल गुड, आप यही समझोगे कि जो पूंजीगत या कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस होता है, पूंजीगत सामान, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। और एक होता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड जैसे आटा हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, वो वाला नहीं आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स पैसा नहीं होता है, सिंपल सी बात यही है। आप पैसा से अगर समझते हो कि इन्वेस्टमेंट मीन्स पैसा होता है, मनी होता है, तो वो नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कोई भी अगर जीडीपी आपका है, जीडीपी का वैसा पार्ट, जीडीपी का वैसा पार्ट जो क्या करता है, क्या कंसिस्ट करता है, तो कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत सामान कंसिस्ट करता है, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, है ना। तो क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, सकल स्थिर पूंजी निर्माण 30.80, ठीक है, 30.80%। मतलब कि मान लो कि 100 रुपया का सामान हम लोग बना रहे हैं, है ना, 100 रुपया जीडीपी है इंडिया का, उसमें से 30 रुपया जो है ना वो कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स मतलब पूंजीगत सामान, मतलब मशीनरी, फैक्ट्री में लगाने वाला सामान, है ना।
उसी को बोलते हैं। ये हो गया हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जीडीपी किसको बोलते हैं? देखो, जीडीपी बता दिया कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी इन अ जनरली इन अ ईयर, ठीक है। उसी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। जितना भी सामान और सेवाएं एक साल के अंदर में उत्पाद किया गया हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। अभी 2023-24 में इंडिया का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, जीडीपी कितना है? 295 लाख करोड़, दैट इज 295 लाख करोड़ नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल में मैंने समझाया था कि प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, कीमत और जितना भी सामान का वॉल्यूम है, ठीक है, कितना सामान, मतलब 10 सामान, 15 सामान, 10 किलो, 15 किलो, दोनों। कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट में सिर्फ जो है वो सामान होगा, ठीक है। सामान इस साल का लेंगे और प्राइस किसका लेंगे? तो 2011-12 हम लोग का बेस ईयर है, 2011-12 बेस ईयर है, तो उसमें ये लेते हैं, रियल में वो लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग जीडीपी का बात करते हैं तो हम लोग नॉमिनल में बताते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ रेट का बात करेंगे तो रियल में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस याद रखोगे 2023-24 के लिए 295 लाख करोड़ अभी ये है, और 174 लाख करोड़ रियल जीडीपी है। अब रियल जीडीपी हमने बताया कि ग्रोथ रेट जब भी हम लोग देखते हैं तो किस में देखते हैं? रियल में। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। कांस्टेंट प्राइस लिख दिया हूँ मैंने 2011 से 12। देखो 2021-20 में 9.10% था। ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ओके, कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है क्या जो ग्रोथ रेट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा बन सकता है स्टेटमेंट। देखो 2022-23 में 7.0, 2023-24 में कितना था? 8.2%, ठीक है। और 2024-25 जो अभी ईयर चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसका अनुमानित कितना है, एस्टिमेटेड कितना है? तो 7.2%, ओके। तो हमको क्या याद रखना है इसमें से कि 2023-24 में 8.2% था, है ना। क्या ग्रोथ रेट, जब भी ग्रोथ का बात होगा तो रियल जीडीपी में, वास्तविक में, ओके। और 7.2% ये 2000 अभी का फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके लिए अनुमानित है, ठीक है। तो इससे हम लोगों का इकोनॉमी सर्वे भी कवर हो रहा है और बजट भी कवर हो रहा है, ओके। 8.2% पिछला साल के लिए और 7.2% इस साल के लिए, आप लोग याद रखोगे इसको, ठीक है। एफडीआई फ्लो इन इंडिया। एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। पीवाईक्यू वाले सीरीज में मैंने समझाया है, इकोनॉमी वाला में भी बाकी है, मैं समझा दूंगा उसको भी शॉर्ट में, एक आध दो लेक्चर और आएगा उसका भी, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से, जो बाहरी विदेशी जो निवेशक हैं वो जो पैसा लेके आते हैं इंडिया में, और उससे जो है क्या है, फैक्ट्री लगता है या फिर इक्विटी खरीदी जाती है। अब एफडीआई का दो पार्ट, आपको एफपीआई पता ही होगा, तो अगर ये सब बताने लगूंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं डेटा को देखते हैं। एफडीआई कितना है इंडिया में 2023-24 में? 71 बिलियन डॉलर। कितना? 71 बिलियन, 71 बिलियन डॉलर क्या है? तो एफडीआई फ्लो इन इंडिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी और क्या होता है, निवेश, विदेशी जो निवेश है ना, वो हो गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। तो फर्स्ट वन इज मॉरिशस 26%, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद यूएसए, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद जापान। याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थ्री तो याद रखना है आपसे। सबसे ज़्यादा वाला पूछा जा सकता है तो मॉरिशस, है ना, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद यूएसए, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद जापान। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में एफडीआई आता है, किस किस स्टेट में विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा आता है? तो महाराष्ट्र 30%, कर्नाटका वही कुछ 23% के करीब में है ना, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, फिर गुजरात, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर में आता है एफडीआई? तो सर्विस सेक्टर, फाइनेंस एंड बैंकिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑटोमोबाइल, ओके। आगे चले। अब हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर, हाँ ठीक है, हो गया ये। अभी हम लोग देखेंगे सेंट्रल फाइनेंसेस को, ओके, कि क्या है हमारा सेंट्रल फाइनेंसेस। उसके पहले एक टर्म है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो,
2023-24 का क्या था। इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द करंट इन द ईयर 2023-24 द डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया वाज दिस। ओके, तो इसीलिए सेंटर का कितना है 59%। ओके, डेट टू जीडीपी रेशियो हिंदी माध्यम वाले, कर टू सकल घरेलू उत्पाद का रेशियो। ओके, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है ना। तो कितना है डेप्ट 59% है जीडीपी का। 59% जीडीपी का, इंडिया का जीडीपी अभी हम लोगों ने देखा कितना 295 लाख करोड़, यही था ना नॉमिनल पे, है ना। तो 295 का 59% क्या है, तो है हमारा सेंटर का डेप्ट है, ठीक है। और स्टेट का कितना है, स्टेट का है सब स्टेट का मिला के 28%, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट बोलता है, आपसे स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। एफआरबीएम एक्ट 2003 बोलता है कि सेंटर के लिए, केंद्र के लिए कितना होना चाहिए, तो 40%, और स्टेट के लिए कितना होना चाहिए, तो दैट विल बी 20%। ओके, ये बताता है। ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, एक्सटर्नल डेब्ट कितना है इंडिया का, ठीक है। एक्सटर्नल डेब्ट है आपका 648 बिलियन डॉलर। ओके, कितना 648 बिलियन डॉलर। इसमें से ना जो मेजॉरिटी है ना वो नॉन सॉवरेन डेब्ट है। नॉन सॉवरेन डेब्ट, सॉवरेन डेब्ट कुछ 120 या समथिंग करके है बिलियन डॉलर, ठीक है। नॉन सॉवरेन डेब्ट मीन्स कि गवर्नमेंट नहीं लेके रखी है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो सब वगैरह लेकर रखे हैं, ठीक है। और जैसे एफडीआई एफपीआई को भी डेब्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे एनआरआई का डिपॉजिट्स हो गया, बहुत सारा हो गया चीज़, है ना। तो ये सब चीज़ हो गया। ओके, तो ये हमने देख लिया डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो 59% अकेले सेंटर का है, ठीक है, और स्टेट का 28%। एफआरबीएम टारगेट क्या बोलता है 40% और 20%। ओके, ये हो गया डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बोरोविंग है वो कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 292 में अनुच्छेद में बोला जाता है कि सेंटर जो है वो बोरो कर सकती है। ओके, और 293 में क्या बोला गया है कि स्टेट कैन बोरो बट इंटरनली, बाहर नहीं, ठीक है, मतलब देश के अंदर में ही बोरो करेगी राज्य। ओके, 293 अनुच्छेद के अंदर में बोला गया है। आगे बढ़ें, ठीक, होप कि आपको समझ आ रहा है। अब हम लोग सेंट्रल फाइनेंसेस को देखते हैं। दिल्ली में भी थोड़ा गुरु नानक जयंती का समय चल रहा है, तो पटाखे की आवाज़ थोड़ा आएगी, क्योंकि मैं लेक्चर को लगातार रिकॉर्ड करता हूँ और नॉइज़ कैंसिलेशन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। ओके, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप। तो सेंट्रल फाइनेंसेस 2024-25 के लिए, हाँ, केंद्रीय वित्त, है ना। तो देखते हैं, देखो ये बजट देख रहे हैं हम लोग, बजट का पार्ट देख रहे हैं इस बार का, है ना। ठीक है, तो देखो हम लोग का सब कवर होते जा रहा है। ओके, सेंट्रल फाइनेंसेस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, कुल खर्च हिंदी माध्यम वाले 48.2 लाख करोड़, 48.2 लाख करोड़ क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है बजट का, ठीक है। अब बोलोगे कि टोटल रिसिप्ट क्या होगा, तो टोटल रिसिप्ट क्या होगा, टोटल रिसिप्ट तो यही होगा ना, है ना, 48.2 लाख करोड़, है ना, क्योंकि बजट डिफिसिट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अच्छा, बजट होता क्या है, देखो बजट को आम भाषा में अगर हम बोले तो ये लेखा जोखा है ना, साल भर का जो अपकमिंग वित्तीय ईयर है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसका लेखा जोखा, ठीक है। आप ही सोचो, आप अगर घर से बाहर रह रहे हो तो आपका घर से मान लिया जाए 15,000 20,000 10,000 जो भी आता है, तो उसमें आप अगला महीना जो आने वाला है उसका हिसाब लगाते हो, इतना रेंट देना है, इतना कॉपी किताब खरीदना है, इतना खाना खाना है। तो उसी तरह से एक बजट है। अब बजट का क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, बजट का वर्गीकरण पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो मतलब सीधा सीधी हम लोग डेटा देखते चलते हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च कितना है हम लोगों का 37.1 लाख करोड़, ठीक है, 37.1 लाख करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, राजस्व प्राप्तियाँ 31.1 लाख करोड़, 31.1 लाख करोड़। तो अब देखो रेवेन्यू डिफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू, ये होता है कि जितना भी आप खर्च कर रहे हो ना, राजस्व खर्च,
उतना में से राजस्व प्राप्तियां को घटा दो, तो वो हो जाता है रेवेन्यू डिफिसिट। हम जैसा कि हमने पहले कहा कि बजट डिफिसिट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बजट डिफिसिट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ओके, बजट डिफिसिट नहीं होता है। ओके, आगे चले। अगर बजट डिफिसिट नाम का कुछ चीज़ हो जाएगा तो बजट पास नहीं करेगा और गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट को देखते हैं, और कितना है हमारा 5.8 लाख करोड़, दैट इज 1.8% ऑफ द जीडीपी। आपको 5.8 लाख करोड़ नहीं याद करना है, मैंने समझाने के लिए बता दिया है। तो कितना है, 1.8 प्रतिशत ऑफ सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का 1.8%। ये सब जब भी हम लोग देखते हैं तो जीडीपी का परसेंटेज में देखते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च कितना है, 11.1 लाख करोड़, 11,11,000 ऐसे करके है, देखो 11,11,111 करोड़, है ना। बहुत शुभ नंबर है, याद हो जाएगा आपको, है ना। और आज तक के इंडिया का हिस्ट्री में दैट इज़ द हाईएस्ट, इसीलिए चांस बनेगा क्वेश्चन पूछने का यहाँ से, हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इस बजट में। ओके, आगे बढ़ें। दैट इज़ कितना है ये, 3.4% ऑफ द जीडीपी, 3.4% जो है सकल घरेलू उत्पाद का है जीडीपी का, 3.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है, तो 16.9 लाख करोड़। ठीक है, कितना, 16.9 लाख करोड़ जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, कैपिटल रिसिप्ट है। एक बार फिजिकल डिफिसिट को देखते हैं। फिजिकल डिफिसिट पहले बोलते किसको हैं, राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं। तो देखो, फिजिकल डिफिसिट में से जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्च में से टोटल रिसिप्ट जो तो कुल प्राप्तियां हैं उसको घटा दोगे तो एक्सेप्ट बोरोविंग, बोरोविंग को काउंट नहीं करेंगे हम लोग। फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी माध्यम वालों के लिए, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियां कर्ज को छोड़ के। ओके, और फिजिकल डिफिसिट को ही क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल बोरोविंग, है ना। क्योंकि जितना हमारा डिफिसिट होगा, है ना, वो जितना हमारा डिफिसिट होगा वही तो हमारा लोन होगा, वही तो कर्ज होगा ना। तो कितना है फिजिकल डिफिसिट हम लोग का, दैट इज 4.9% ऑफ द जीडीपी, है ना। 16.1 लाख करोड़, 16.1 लाख करोड़, ये हम लोग का डिफिसिट है। ओके, मतलब कि जो 48 लाख करोड़ का हम लोग बजट देखे, है ना, यही था ना, 48.2, इसमें से 16 लाख हम लोग बोरो करेंगे, तो हम लोगों ने कितना प्राप्ति किया, 32 लाख करोड़, है ना। यही 32 लाख करोड़ था यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट अप्रॉक्स, है ना। देख लिया, समझ में आ रहा है। हाँ, इसी तरह से कितना है ये, 4.9% जीडीपी का, ये आपको याद होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग। ओके, अब हम लोग एक बार ट्रेंड्स को देखते हैं, रिलायंस वाला ट्रेंड्स को नहीं, फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड्स को 2001 क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है 69 पीपीएससी में। तो देखो, यही पूछा था, इसमें एक ऑप्शन में ये था 9.2%, 2020-21 में था, 2021-22 में 6.9% था, 2022-23 में 6.4% था, और 2023-24 में 5.6% था, और 2024-25 में 4.9%। ये तो हमने लिख के ही रखा है। ओके, तो देखो कैसे कैसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से कितना माइनस करेंगे, अगर 9.2 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ से मान लो अप्रॉक्स 2-2.5 के करीब में 6.9 से, देखो यहाँ पे 6.4 माइनस 0.5 हो रहा है। ओके, उसके बाद 6.4 से 5.6 कितना हो रहा है, -0.8 हो रहा है, -0.8 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो रहा है, -0.7 हो रहा है। तो आप एक याद रखो, ठीक है, ये 2024-25 के लिए एस्टिमेटेड है, दैट इज़ 4.9%। ठीक है, और उसके पिछला साल कितना रहा है, उसके पिछला साल 5.6% रहा है, उसके पिछला साल 6.4, इसके पिछला साल 6.9, इसके पिछला साल 9.2। ओके, तो एक बार आप लोग देख लोगे, इसको बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो एक प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट देख लिया, फिजिकल डिफिसिट देख लिया, और प्राइमरी डिफिसिट बच रहा है। प्राइमरी डिफिसिट को हिंदी में प्राथमिक घाटा बोलते हैं, और प्राइमरी डिफिसिट कितना परसेंट है, 1.4% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, जीडीपी
सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% है प्राइमरी डिफिसिट। देखो प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। अभी बताओ कि फिजिकल डिफिसिट हमारा कितना दिखा रहा था 4.9%। अब 4.9% में से कितना घटाएंगे तो 1.9% आएगा। देखो 4.9% में से 3.5 घटाएंगे तो 1.4 आ जाएगा हमारा, है ना। तो यही है जो ये तो सॉरी यार, यही 3.5% जो है ना नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है। बताओ 4.9% में से 3.5% हम लोग नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज पे कर दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं पिछला लोन पे। समझ में आ रहा है? 3.5%। देखो ये 3.5 है ना, ये 4.9 इज इक्वल टू आ गया 1.4%। यही है प्राइमरी डिफिसिट, सो सिंपल। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू। कर राजस्व कितना है 11.7%। ठीक है, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो हम लोगों ने कितना देखा था, सॉरी वो तो डेब्ट टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी हम लोगों ने देखा नहीं है। ओके, हम लोग देखेंगे उसको। ओके, तो 11 रेवेन्यू कितना है 11.7% ऑफ द जीडीपी। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 1.7%। बोरोइंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है 56.8%, है ना। तो वो नॉन टैक्स क्या होता है, जैसे कि फाइन हो गया, टैक्स तो पता है ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट टैक्स में आपका जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, है ना, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, है ना, ये सब चीज़ आ गया। एसटीटी हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, है ना, ये सब टैक्स आप लोग देख लेना एक बार। तो ये सब चीज़ आ गया डायरेक्ट टैक्स में। नॉन टैक्स में क्या आ गया, जैसे कि फाइन हो गया, है ना। नॉन टैक्स में कर राजस्व में जैसे कि फाइन, जो जैसे कि मान लो आप बाइक से जा रहे हो, आप पे चालान कट गया, है ना, या फिर कोर्ट में जो भी फाइन होता है ना, तो वो सब हो गया। और ग्रांट्स हो गया, बहुत सारा चीज़ हो जाता है जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है, वो जो कि 1.7% है। बस यही हम लोग को देखना है। बोरोइंग 56.8% है ना। हम लोगों ने डेब्ट यहाँ पे देखा था कि 59% है, जो टोटल देखा था। ये हम लोग बजट का देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज़ बताओगे कि ये टैक्स बायोंसी किसको बोलते हैं और टैक्स इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं। दो टर्म है इकोनॉमी का। तो टैक्स बायोंसी उसको बोलते हैं, देखो टैक्स रेट में मतलब टैक्स में इंक्रीमेंट, देखो भाई जीडीपी का इंक्रीमेंट, ठीक है। जब जीडीपी बढ़ रहा हो और टैक्स रेट भी बढ़ रहा हो, तो जो और टैक्स रेट जो है वो ऐसा नहीं हो कि टैक्स रेट में कोई इंक्रीमेंट हो, टैक्स रेट कांस्टेंट हो, और टैक्स इंक्रीमेंट इन टैक्स और जीडीपी में जो इंक्रीमेंट होगा उसी का रेशियो को क्या बोलते हैं कि टैक्स बॉयंसी बोलते हैं। ओके, और टैक्स इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं कि टैक्स रेट में अगर बढ़ाने से, ठीक है, और जो है टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हो जाता है, उसको टैक्स इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक। यही दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़े, देखो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सेंटर का हम लोग क्या देख रहे हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र को देख रहे हैं। कर टू सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, दैट इज 11.7%। देखो अभी हम लोगों ने रफली देखा था कितना 31 लाख करोड़ रुपया क्या है, ये हम लोग का टैक्स कलेक्शन है, और डिवाइडेड बाई मान लो कि 295 लाख करोड़ करोगे, ठीक है। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 23-24 के लिए है तो जीडीपी भी 23-24 का होगा। हाँ, तो इसको अप्रॉक्स करोगे ना 30 बाई इतना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11.7%, ठीक है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसी को टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है हम लोग का, तो 6.6%। इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है 5.1%। तो आपसे पूछ दिया जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्स का टू जीडीपी रेशियो, और इतना याद मत रखना बस। अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो एक ही आ जाएगा, तो 11.7% आप याद रखना, क्योंकि ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है।
आई थिंक 67th या 68 में। ओके, इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ। ओके, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का 11.7%, डायरेक्ट टैक्स 6.6, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स कम है, 5.1% है। ओके, चलो एक बार क्विकली देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए क्या कि जो प्रोविजनल है अभी एस्टिमेटेड है। ओके, निजी आयकर पर्सनल इनकम टैक्स कितना है, 11.87 लाख करोड़। ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, डेटा को बस आप देखो कि कौन सा वाला ज़्यादा है। ऐसा पूछ दिया जा सकता है कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज़्यादा है, या बोल देगा कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो ज़्यादा है पर्सनल इनकम से, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं, ध्यान रखो आप। ओके, चलो देखते हैं क्विकली। पर्सनल इनकम टैक्स 11.87 लाख करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर 10.2 लाख करोड़, कम है पर्सनल इनकम टैक्स से। जीएसटी 10.6 लाख करोड़, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा है थोड़ा सा जीएसटी, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अदर इनडायरेक्ट टैक्स 5.5 लाख करोड़, जैसे कि कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, एटसेट्रा हो गया। ओके, अब स्टेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना अप्रॉक्स में है, 5.5% ऑफ द जीडीपी। सेंटर का ये जो है ये सेंटर का है। ओके, ये सेंटर का है, दिमाग में रखो। स्टेट सबका मिला के कितना है, 5.5% ऑफ द जीडीपी। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर स्टेट और सेंटर का दोनों का पूछ दिया जाए तो अप्रॉक्स आप दिमाग में रखोगे, सेंटर का 12 है ना, केंद्र का 12 और स्टेट का 6 मान के चलो, तो 12 6 18। ओके, ये अप्रॉक्स फिगर रखोगे 17.5-18। आगे बढ़ें अगर आपकी इजाज़त हो, चलिए बढ़ते हैं। नोट में क्या, सॉरी, नोट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील टैक्स है। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज ए रिग्रेसिव टैक्स। कैसे, इन नेचर। ओके, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसा होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है। कैसे, क्या है कि आपको पता है ना, इनकम का स्लैब की 5 से 6 लाख है, किसी का 8 से 10 लाख है, तो सबका स्लैब बना है। आप स्लैब देख लोगे कितना पे कितना परसेंटेज है, नहीं तो मैं समझा दूंगा कभी समय मिला तो 5 to 6 लाख है, तो 8 to 10 वाला को ज़्यादा लगेगा, है ना। देखो आप कैसे समझते हो कि जो टैक्स है, एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लो 0 से 3 लाख तक के नो टैक्स है। ओके, और 3 to 5 लाख पे मान लो कि 5% टैक्स है, और 5 to 8 लाख पे मान लो 10% टैक्स। तो क्या आपको क्या लगता है कि 5 to 8 लाख का 10% लगता है, नहीं। ये मान लो 3 to 5 लाख है ना, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2 लाख। अब ये 2 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, ठीक। और वैसे ही जैसे 5 से 8 में आ गया, तो इसका जो डिफरेंस है 3, उसका 10% लगेगा। तो ऐसे होता है टैक्स कैलकुलेशन। ओके, तो प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, तो जितना बड़ा आदमी, प्रोग्रेसिव टैक्स इज कैसे होगा, डायरेक्ट टैक्स जितना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे रिग्रेसिव है, देखो मान लो कि अंबानी अगर पार्ले जी बिस्कुट खरीदता है, अंबानी अगर पार्ले जी बिस्कुट खरीदता है तो उसको भी 1 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम खरीदते हैं, ये आप पार्ले जी खरीद रहे हैं, तो आपको भी 1 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो ये रिग्रेसिव नेचर में हुआ ना, प्रतिगामी नेचर में हुआ ना। हाँ, यही समझना था और कुछ नहीं। स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब ट्रेड सॉरी, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, व्यापार सांख्यिकी को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या एक्सपोर्ट है क्या इंपोर्ट है। देखो इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिया का निर्यात कितना है, तो एक्सपोर्ट है गुड्स का, यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है, तो गुड्स का $437 बिलियन, $437 बिलियन, सर्विसेज का $340 बिलियन, ठीक है। सर्विसेज मतलब कि गुड्स ज़्यादा है, ठीक, और सर्विसेज ओके, तो कितना हो जा रहा है अपना, दोनों को जोड़ के आ जा रहा है $777 बिलियन, $777 बिलियन, जो कि कितना है, जीडीपी का कितना है, ये जीडीपी का है 21.5%, दैट इज 21.5% ऑफ द जीडीपी, कितना, $777 बिलियन, ये गुड्स वाला, ये सर्विसेज वाला। ओके, अब देखो इंपोर्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो इंडिया का इंपोर्ट कितना है, $677 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, गुड्स का, सामान का, ठीक है।
और सेवाएं का, सर्विसेज का कितना इंपोर्ट करते हैं, $177 बिलियन। यानी कि सर्विसेज में हम लोग सरप्लस हैं, लेकिन गुड्स ही हम लोग को डुबा दे रहा। ओके, है ना। ठीक है, चाइना के साथ हम लोग का मोर देन $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। ठीक है, चाइना के साथ, यूएसए के साथ हम लोग सरप्लस हैं। ओके, ट्रेड सरप्लस। तो चलो देखते हैं, इन दोनों का इंपोर्ट को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, $854 बिलियन। दैट इज 23.6% ऑफ द जीडीपी। या वो आप याद करो या नहीं करो, उससे मतलब नहीं है। आप बस ये ध्यान रखना कि इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और गुड्स का जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। ओके, गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा है। और ये कितना है, 777, याद करना इजी है ना। और ये कितना है, 854, मतलब तो कुल मिला के $90 बिलियन के करीब में, हाँ उतना ही डिफिसिट होगा अपना, ट्रेड डिफिसिट। ओके, आगे बढ़ें, यहाँ तक के कोई दिक्कत है ना। इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ठीक। देखो, इंडिया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडिया का मर्केंडाइज मतलब जो विजिबल गुड्स है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, सामान में। ठीक है, मशीनरी या फिर जो भी चीज़ जिसको छू सकते हैं वैसा सामान, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब सामान वाला। ठीक, तो ये क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2022-23 टू 2023-24। ओके, 2023-24 में कम गया है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों। ऐसा बोल देगा कि बढ़ गया है तो नहीं, गलत। अब हम लोग एग्रीकल्चर ट्रेड की तरफ चलते हैं। टोटल एक्सपोर्ट कितना है हमारा, तो $48 बिलियन का। ठीक है, $50 बिलियन के अप्रॉक्स में आप याद रखोगे। इंपोर्ट कितना है, $32 बिलियन। यानी कि एग्रीकल्चर में हम लोग ट्रेड सरप्लस है। ओके, एग्रीकल्चर में ट्रेड सरप्लस है इंडिया। किनकी देन है ये, वही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ हैव डिक्रीज इन द 2023-24 फ्रॉम 22-23। मतलब इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही डिक्रीज हुआ है। ठीक, इतना ही ध्यान रखना बस। एग्रीकल्चर लैंड कितना है इंडिया का, 158 मिलियन हेक्टेयर। एग्रीकल्चर आउटपुट $540 बिलियन का है। ओके, और लेबर फोर्स कितना है एग्रीकल्चर में, 40%। देख रहे हो, 40% ऑफ द लेबर इज स्टिल इंडल्ज इन द, ये 2018-19 का डेटा है एग्रीकल्चर सेंसस के बाद, है ना। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। क्रॉप्स का शेयर कितना है, ये भी 18-19 का डेटा है क्योंकि उसके बाद आया नहीं है। ओके, एग्रीकल्चर सेंसस। तो क्रॉप्स कितना, 54.3%। लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करता है, 30.9। फिशिंग एंड एक्वा 6.9। और फॉरेस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करता है, 7.9। तो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स, उसके बाद लाइव स्टॉक, और उसके बाद आपका फिशिंग, उसके बाद फॉरेस्ट्री। ठीक, फिशिंग एंड एक्वा हो गया। अब सोर्स ऑफ एरिगेशन को एक बार देख लेते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, ये क्रॉप्स मतलब फसल, लाइव स्टॉक मीन्स जानवर, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, है ना। ठीक, आगे चले। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के स्रोत क्या हैं, तो कैनल से, है ना, नहर से 24%, वेल से, कुआं से 17%, ट्यूबवेल से, जो पंप लगाते हो आप लोग, है ना, मोटर पंप लगा के, डीजल पंप जैसे भी, तो 46%। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से हो रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, टैंक से 12%, है ना, टैंक वही आहर पाइन पोखरा। एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्या रहा है इंडिया का, इसको देखना जरूरी है हम लोग को एक बार। देखो 2019-20 में 6.2%, ये याद नहीं करना आपको, बस देखते रहना घट रहा है कि बढ़ रहा। 2020-21 में 4.1%, 2022-23 में 3.5%, और 2023-24 में 3.30%। ये आपको याद रखना है कि 3.3034 ऐसे कुछ करके है, तो ये इतना दिमाग में होना चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़े। अब देख लेते हैं एक बार इंडिया जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है उसको देखते हैं, उत्पादन को देखते हैं। ठीक है, कितना क्या हो रहा है। देखो, फूड ग्रेन टोटल मिला के कितना है, 309 मिलियन टन। ठीक है, 309 मिलियन टन। ओके, राइस कितना है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, BBI शायद वीट पूछा था। ओके,
बीबीआई जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है ये। ठीक है, राइस कितना है आप एक रफली फिगर याद रखोगे, 124 मिलियन टन। वीट कितना है 112, मतलब 112 प्लस 12 124। गेहूं में 112 प्लस 12 जोड़ देंगे तो राइस आ जाएगा। ठीक है, 124 आ जाएगा। कोअर्स गेन कितना है, ठीक है, ये है 50 मिलियन टन। पल्सेज कितना है 23.5 मिलियन टन। एक बार आप लोग दिमाग में रखोगे, राइस कितना है 124, वीट 112, कोअर्स ग्रेन 50 मिलियन टन और पल्सेज 23.5 मिलियन टन। हॉर्टिकल्चर अकेले 355 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जी, ये सब चीज़ हो गया है ना, फल फूल, ये सब हॉर्टिकल्चर में आ गया। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिखा हुआ है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, दैट इज 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कितना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है ना, और 24% वर्ल्ड का मिल्क प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेज, दाल सबसे ज़्यादा उगाते हैं, दाल सबसे ज़्यादा खाते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस, ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ द राइस, प्रोड्यूसर ऑफ द राइस पूछेगा तो लार्जेस्ट कौन सा है, चाइना है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस कौन सा है, चाइना है। ठीक है, ठीक, और इंडिया क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखो यहाँ छोटा सा मैंने लिख के रखा। और लार्जेस्ट किसका एक्सपोर्टर है, राइस का, वीट का, शुगर केन का और वेजिटेबल्स का। ओके, तो ये हो गया। बाकी कुछ जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको 10-15 मिनट का एक वीडियो और ला के ख़त्म कर दूंगा। ओके, बिहार का भी कुछ बचा ही हुआ है पोर्शन। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, है ना, एकदम सफलता मिलेगी, नो वरीज। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।